कांग्रेस के इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि उस समय उन्हें एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों के खूब ताने सुनने पड़ते थे और फिर इन्हीं तानों से ही बचने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वह पूरी दुनिया को यह दिखाएंगे कि उनकी पार्टी सुरक्षा को कितनी ज्यादा महत्व देती है। और फिर इसीलिए उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया। यह बात है 1997-98 की, जब दरअसल 1952 में सीवी रमन को छोड़कर और किसी भी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया था। हालांकि जब इस बात की खबर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास पहुंची, तब वह काफी खुश थे लेकिन काफी नर्वस भी। और नर्वस इसलिए क्योंकि उनके पास समारोह में पहन के जाने के लिए ना तो अच्छे सूट थे और ना ही अच्छे जूते। और फिर यह बात उन्होंने अपने कलीग और महान रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन से बताया। हालांकि सतीश धवन यहाँ पर हंस पड़े और उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा कि तुम पहले से ही सफलता के सूट पहने हुए हो, इसलिए तुम्हें दिखावे की कोई जरूरत नहीं। तुम जिस भी हालत में हो वैसे ही समारोह में पहुंचो। हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जुगाड़ करके अपने लिए सूट तो बनवा ली, लेकिन फिर भी वह उस समारोह में कंफर्टेबल नहीं थे और वह अपनी नीली टाई को बार बार हाथ लगा रहे थे। और दोस्तों, शायद आपको यह बात पता ना हो कि एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा ही चमड़ों के जूतों की जगहों पर स्पोर्ट्स शूज पहनना पसंद करते थे। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से एक बार की बात है जब किसी बैठक में इंदिरा गांधी ने अब्दुल कलाम का परिचय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कराया, लेकिन परिचय के समय उन्होंने कलाम से हाथ मिलाने की बजाय गले लगा लिया। हालांकि यह देखते हुए इंदिरा गांधी शरारती ढंग से मुस्कुराईं और वाजपेयी की चुटकी लेते हुए कहा कि अटल जी, लेकिन कलाम तो मुसलमान है। और फिर अटल बिहारी जी ने भी इस बात का जवाब यह कहकर दिया कि अब्दुल कलाम ना हिंदू और ना मुसलमान है, वह तो एक भारतीय और वैज्ञानिक महान है। हालांकि इस इवेंट के 18 दिनों के बाद जब वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। दरअसल अगर कलाम इस इनविटेशन को स्वीकार कर लेते तो फिर बीजेपी को न सिर्फ एक काबिल मंत्री मिलता, बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों को यह संदेश जाता कि बीजेपी की सरकार में जातिवाद नहीं चलता है। और फिर इस प्रस्ताव पर पूरे एक दिन विचार करने के बाद से अगले दिन कलाम जी ने अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर बहुत ही विनम्रता पूर्वक इस पद को अस्वीकार कर दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर टेस्टिंग अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और वह अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। और फिर इसी वाकया के 2 महीने के बाद भारत ने न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था और इस उपलब्धि में अब्दुल कलाम जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और दोस्तों, फिर इसी तरह से आगे चलकर 2002 में जब एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, तब उनके सामने यह समस्या आई कि बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शूज पहनकर हर जगह जाने वाले कलाम अब क्या पहनेंगे, क्योंकि उन्हें भारत देश को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना था। और ऐसे में पोशाक का भी अच्छा होना कहीं न कहीं मायने जरूर रखता है। और इसीलिए उन्होंने उस दर्जी को बुलवाया जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे। और फिर दर्जी ने आकर एपीजे अब्दुल कलाम की नाप ले ली और उनके लिए 4 नए सूट सिलकर लाया जिसके गले बंद हुआ करते थे। और आजकल इस तरह के सूट को प्रिंस सूट के तौर पर जाना जाता है। हालांकि कलाम ने जब यह सूट पहना तब वह इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वह कहते थे कि इस सूट में ऐसा लगता है कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और फिर इसी वजह से दर्जी ने उनके सूट के गर्दन के पास से थोड़ा कट लगाया। और दोस्तों, बंद गले के सूट की तरह ही टाई से भी उनका दम घुटता था और इसी वजह से अक्सर उन्हें अपने टाई से अपने चश्मे को साफ करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि टाई पूरी तरह से उद्देश्यहीन वस्त्र है और ऐसे में इसका अगर कुछ अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो फिर बुराई क्या है। और दोस्तों, ऐसे ही एक बार की बात है जब अपने परिवार को राष्ट्रपति भवन में ठहराने के लिए कलाम ने 3.5 लाख रुपए का चेक अपने खुद के अकाउंट से काटा था। वैसे तो आजकल के कई सारे नेता लोगों को भ्रष्ट माना जाता है, क्योंकि वह जनता के लिए कम काम बल्कि अपने पॉकेट भरने के लिए ज्यादा करते हैं और अगर उन्हें कहीं से भी थोड़ा भी मौका मिल जाए तो वह लोगों को लूटने में लग जाते हैं। हालांकि डॉक्टर कलाम जैसे राष्ट्रपति शायद ही हमें दोबारा मिले, क्योंकि एक बार की बात है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया और वे सभी लोग कुल 8 दिन राष्ट्रपति भवन में रुके। लेकिन जब लास्ट में सभी लोग वापस घर चले गए
तब कलाम जी ने कुल खर्चों का एक लिस्ट तैयार करवाया और फिर किराए सहित खाने पीने और घूमने हर चीज का पैसा उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से पे किया। यहाँ तक कि उनके भाई का पोता गुलाम मोइनुद्दीन उस समय कलाम के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी मुनीरिका में एक किराए के कमरे में रहता था। और दोस्तों, दिसंबर 2005 में उनके बड़े भाई जब अपनी बेटी नजीमा और पोता गुलाम के साथ हज यात्रा के लिए मक्का गए, तब सऊदी अरब में भारत के राजदूत को इसके बारे में पता चल गया और फिर उन्होंने राष्ट्रपति को फोन करके परिवार को हर तरह की मदद देने की पेशकश की। हालांकि कलाम का सिर्फ यही जवाब था कि मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे 90 साल के भाई को बिना किसी सरकारी व्यवस्था के एक आम तीर्थयात्री की तरह हज करने दें। और दोस्तों, सिंप्लिसिटी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। इसके अलावा देश प्रेम के साथ साथ डॉक्टर कलाम को पशु और पंछियों से भी बहुत प्यार था। और इसी से ही जुड़ी हुई एक समय की बात है कि ठंडक के दौरान अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में टहल रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर मोर को अपना मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है। और फिर यह देखकर कलाम जी ने तुरंत ही पशुओं के डॉक्टर सुधीर कुमार को बुलाया और फिर मोर की जांच करने की कहा। और फिर जांच करने पर पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है, जिसकी वजह से वह ना तो अपना मुंह खोल पा रहा है और ना ही बंद कर पा रहा है। हालांकि तुरंत ही आदेश के बाद से उस मोर की सर्जरी की गई और फिर उसका ट्यूमर निकालने के बाद जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया, तब दोबारा उसे मुगल गार्डन में ही लाकर छोड़ दिया गया। इसके अलावा टहलते समय ही कलाम जी ने यह देखा कि सुरक्षा गार्ड के कैबिन में हीटिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं थी और कड़ाके की ठंड में वहां पर मौजूद गार्ड्स कांप रहे थे। और फिर उन्होंने तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को बुलाया और उनसे गार्ड के कैबिन में जाड़े के दौरान हीटर और गर्मी के दौरान पंखा लगवाने की व्यवस्था करवाई। और दोस्तों, एक बिजी प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी अब्दुल कलाम अपने लिए भी कुछ समय जरूर निकालते थे और अपने निकाले हुए समय में उन्हें रुद्रवीणा बजाते हुए भी देखा जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर कलाम एक धार्मिक मुसलमान भी थे जो कि हर दिन सुबह की नमाज जरूर ही पढ़ा करते थे। साथ ही उन्हें कुरान और गीता पढ़ते हुए भी अक्सर देखा जा सकता था। और दोस्तों, कलाम साहब पूरी तरह से ही शाकाहारी थे। और इन सभी बातों से आपको यह अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी किस तरह के